हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमें जानने की कोशिश करेंगे कि मार्केट में जो डिक्लाइन होती है या फिर जो स्ट्रेंथ आती है उसके पीछे के क्या क्या रीजंस हो सकते हैं। अगर हम ज़रा सा गौर करें और थोड़ा सा देखें तो लगातार लगभग एक महीने से जीबीपी में एक स्ट्रेंथ दिखाई दे रहा हमको, और ये स्ट्रेंथ काफ़ी टाइम से है, एक महीने से चल रहा था। एक महीने से कहें या फिर हम अगर 2 महीने से भी कहें तो गलत नहीं होगा, क्योंकि बीच में थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट हुआ था। फिर जब ये चीज़ एक महीने तक ये बात हुआ, जीबीपी काफ़ी स्ट्रांग हो गया और ये लगभग 208 के आसपास पहुंच गया। जो जीबीपी और जेपीवाई का जो एक्सचेंज रेट है वो 208 के आसपास पहुंच गया। फिर अचानक से यहाँ पे मार्केट ने डिक्लाइन करना शुरू कर दिया था। आप यहाँ पे देखिए, एक रेड कैंडल बनी और वो भी काफ़ी स्ट्रांग कैंडल थी। फिर हमें ऐसा लगा, इसको बनने के बाद में हमें ऐसा लगा कि अब मार्केट में यहाँ से एक अकुमुलेशन फेज शुरू हो गया है। अब देखिए, अकुमुलेशन फेज के जो साइंस है ना, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे बड़े बड़े विक्स, ये देखिए, ये बड़े बड़े विक्स हैं। वॉल्यूम को भी वैलिड मानते हैं, बड़े बड़े वॉल्यूम, बड़े बड़े विक्स। ये चीज़ें ये दिखाती हैं कि मार्केट में अकुमुलेशन फेज शुरू हो गया है, अकुमुलेट कर रहा है प्राइजेस। जो बड़े व्यापारी हैं इस बाज़ार में, वो अब छोटे छोटे लॉट में अपने बड़े बड़े जो पोजीशंस हैं वो बाई कर रहे हैं। यहाँ पे एक हैमर बना। अब हैमर बनते ही हमारे माइंड में ये चीज़ क्लिक किया कि अब प्राइस यहाँ से ऊपर बढ़ सकता है, क्योंकि हैमर एक्चुअली में रिवर्सल का काम करता है। ये सारी चीज़ें हो गई धीरे धीरे धीरे। ये एक हफ्ते 2 हफ्ते से काम चल रहा है कि एक हफ्ते 2 हफ्ते से लगभग मार्केट में डिक्लाइन हो रहा है, जीबीपी कमज़ोर हो रही है, जेपीवाई मजबूत हो रहा है। बट ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि सारे के जो साइंस हैं जीबीपी के, वो सारे के सारे मजबूत हैं कंपैरिजन टू जेपीवाई। जैसे अगर हम एम्प्लॉयमेंट रेट की बात करें तो वो भी ज़्यादा है, इंटरेस्ट रेट की बात करें तो वो भी ज़्यादा है जीबीपी का कंपैरिजन टू जेपीवाई। इन्फ्लेशन भी ज़्यादा है जीबीपी में, जिससे भी उसका एक एक्सचेंज रेट बोलो या फिर उसकी वैल्यू बोलो वो बढ़ जाती है। अचानक से फ्राइडे को जो न्यूज़ आती है सीपीआई की, 0.2% का इन्फ्लेशन बढ़ रहा है मार्केट में इंग्लैंड के। अब जो इस सीपीआई की जो न्यूज़ आती है तो इससे तो मार्केट ऊपर जाना चाहिए। कैसे? मैं आपको दिखाता हूँ। सीपीआई की न्यूज़ आई 0.2%, यानी कि चीज़ों की डिमांड बढ़ रही है, और जब चीज़ों की डिमांड बढ़ेगी तो फिर उसके प्राइस बढ़ेंगे, और जब प्राइस बढ़ेगी तो इन्फ्लेशन आएगा, और जब इन्फ्लेशन आएगा तो बैंक ऑफ इंग्लैंड इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगी, और जब इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगी तो फिर जीबीपी और स्ट्रांग होगा। क्यों? क्योंकि जो फॉरेन इन्वेस्टर है ना, वो इसमें इन्वेस्ट करेंगे अच्छे रिटर्न के लिए। तो ये सारे के सारे जो साइंस हैं वो तो जीबीपी को और स्ट्रांग बनाते हैं। फिर अचानक से ऐसा क्या हुआ कि फिर भी मार्केट में डिक्लाइन होना शुरू हो गया? उसके पीछे हमें मेनली 2-3 रीजन्स नज़र आते हैं। सबसे पहला रीज़न ये है कि जिन भी लोगों ने, जो भी बड़े बड़े व्यापारी हैं मार्केट में, जब वो शुरुआत में कम प्राइसेस में अपना स्टॉक्स को बाई किए थे, तो अब इस लेवल पे आकर के वो अपना प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। प्रॉफिट्स अपना वो बुक कर रहे हैं, और जब प्रॉफिट्स बुक करेंगे तो जाहिर सी बात है कि जीबीपी को सेल करेंगे और जेपीवाई को बाई करेंगे। दूसरा बात यह है कि मार्केट सेंटीमेंट क्या है? जब ये सारी चीज़ें जब एक ही मार्केट में हो रही हैं, जब उतने सारे बड़े व्यापारी जो बाज़ार में सेल कर रहे हैं, बाय कर रहे हैं, तो वो ही प्राइजेस को ऊपर या फिर नीचे लाने की ताकत रखते हैं।
बाकी पब्लिक ट्रेडर, पब्लिक इन्वेस्टर या फिर हम कहें तो रिटेल ट्रेडर, इनके हाथ में कुछ भी नहीं होता कि ये प्राइस को नीचे ला सकते हैं। तो जब एक मार्केट सेंटिमेंट यानी कि मार्केट की सोच ये बन जाती है कि हमें अब प्राइस को नीचे लेके जाना है, यानी कि जो प्रॉफिट्स वगैरह हैं थोड़े बहुत ज़्यादा कुछ भी है वो हमको लेके निकलना है, क्योंकि अब इनका जो एक तरह से ना सेंटीमेंट है, अब सेंटीमेंट कह सकते हो, उनका कॉन्फिडेंस कह सकते हो, कुछ भी अपने अंदाज में कुछ भी कह सकते हो, तो एक पीक लेवल पहुंच चुका है। यानी कि अब उनको लगता है कि प्राइस का भाव, जो प्राइस है ना, जो इस जीबीपी जेपीवाई का जो प्राइस है, जो भाव है, वो बहुत ज़्यादा हो गया है, अब यहाँ से ऊपर नहीं जा सकता, या फिर अब बहुत अधिक हो गया है। तो अब उनके अंदर में एक फियर पैदा होता है, एक डर पैदा होता है, और उस डर की वजह से फिर प्राइजेस को नीचे करना वो लोग शुरू कर देते हैं। तो यही चीज़ सेम इसमें हुआ है। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे सीपीआई की न्यूज़ आई हुई थी और फिर भी मार्केट में एक बेयरिशनेस देखने को मिला है। अब देखिए ये सैटरडे का मार्केट, ये सैटरडे का मार्केट मूवमेंट है, ठीक है ना। इसमें हम देखेंगे कि प्राइजेस तो ऊपर बढ़ रहे हैं, लगातार ऊपर बढ़ रहे हैं, और वॉल्यूम भी उनका एक तरह से सपोर्ट दे रहा है। ये हमारा 4 आवर का चार्ट है। मैं आपको 1 आवर के चार्ट में भी ये चीज़ समझाने की कोशिश करूँगा। फिलहाल अभी इशू को हम समझ लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल बना हुआ है, ये वाला लेवल। अगर इस लेवल को प्राइस ने आज तोड़ दिया, यानी कि आज मंडे है, आज मंडे है, हो सकता है ट्यूसडे तक, अगर इन 2 दिनों में, या फिर चलो हम मान लेते हैं 1 वीक में, क्या पता फिर यहाँ पे फिर से अकोमुलेशन फिर शुरू हो जाए और फिर से मार्केट में डिक्लाइन आना शुरू हो जाए। तो अगर इस हफ्ते में या फिर 2 से 3 दिनों में मार्केट ने इस रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक कर दिया, इस रेजिस्टेंस लेवल को अगर मार्केट ने ब्रेक कर दिया, तो ब्रेक करने के बाद में डेफिनेटली ये इसको रीटेस्ट करेगी। अगर इसने इसको ब्रेक किया विद हाई वॉल्यूम और फिर रीटेस्ट किया विद हाई वॉल्यूम, तो हम ये समझ जाएंगे कि मार्केट में एक अप ट्रेंड शुरू हो गया है, क्योंकि सारे के सारे साइंस जो भी स्ट्रांगनेस हैं वो सब के सब जीबीपी के फेवर में है। तो उसका डिक्लाइन होना एक तरह से पॉसिबल है ही नहीं। हाँ, ये मार्केट सेंटिमेंट की वजह से, मार्केट स्ट्रक्चर की वजह से, कुछ कभी कभी प्रॉफिट्स बुकिंग की वजह से मार्केट में एक रिट्रेसमेंट आता है, जो कि आना भी चाहिए। मार्केट का यही रूल है, ऐसे ही मार्केट चलती है। तो इस वजह से अभी मार्केट में डिक्लाइन हमको दिख रहा है, बट ऐसा होगा नहीं। आने वाले 2-3 दिनों में ये चीज़ वाज़ेह हो जाएगी कि मार्केट किस दिशा में जाना चाहता है। तो अगर अभी आप लोगों ने बाई नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ अभी आप बाई मत करें जीबीपी जेपीवाई को। हाँ, 1 से 2 दिन आप वेट करें। 1 से 2 दिन जब आप वेट करेंगे ना, जब इस रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करके मार्केट ऊपर जाएगा विद हाई वॉल्यूम, तो फिर आप इसको बाय कर सकते हैं। कल क्या होता है मॉर्निंग में मैं आपको अपडेट दे दूंगा, फिर उस हिसाब से आप बाय कर लीजिएगा। फ़िलहाल अभी आप वेट कीजिए, अभी फ़िलहाल इस पेयर से दूर रहिए, क्योंकि अभी यहाँ पे एक बेयरिश चैनल के अंदर प्राइस मूव कर रही है। ऐसा भी हो सकता है कि इस रेजिस्टेंस लेवल को मार्केट ब्रेक ना कर पाए और फिर से नीचे डिक्लाइन कर जाए, और ये कहाँ तक डिक्लाइन करेगी, रिट्रेसमेंट कहाँ तक करेगी, ये हमको भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता। तो हमें सिर्फ वेट एंड वॉच की पॉलिसी को अपनाना है, और हमें इतना ध्यान देना है कि हम तब तक रुके रहें, हम तब तक बाई और सेल ना करें इस पेयर में, जब तक कि मार्केट में एक क्लियर ट्रेंड हमें दिखाई ना दे। अच्छा ठीक है, अगर मान लेते हैं कि आपको सेल ही करना है प्राइस को, अगर मान लेते हैं कि आपको सेल ही करना है, तो सेल आप कहाँ करोगे, यहाँ पे आप सेल करोगे। जब प्राइस यहाँ पे टच करके इसको ब्रेक कर देगी, इस सपोर्ट को ब्रेक कर देगी विद हाई वॉल्यूम, हम इस बात को आप ध्यान रखिएगा कि जब भी ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन होता है
तो फिर वहाँ पे जो वैलिड और स्ट्रॉन्गनेस हमें सिग्नल देता है वो वॉल्यूम होता है। तो ये वॉल्यूम हाई होना चाहिए, चाहे वो ब्रेकआउट का हो चाहे वो ब्रेकडाउन का हो। तो अगर मान लो फिलहाल कभी अगर ऐसा हुआ कि मार्केट ने इस सपोर्ट लेवल को भी डिक्लाइन कर दिया, इसको भी ब्रेक कर दिया विद हाई वॉल्यूम, तो हम सेल की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। लेकिन मैं फिर आपको एक बात बोलूँगा कि फंडामेंटली जीबीपी स्ट्रांग है और जेपीवाई वीक है। तो लंबे समय तक जीबीपी कमज़ोर नहीं रह सकती, लंबे समय तक जीबीपी में डिक्लाइन नहीं आ सकता। ये जो बड़े प्लेयर हैं, जो मार्केट में जो बड़े व्यापारी हैं, उन्होंने प्रॉफिट्स को बुक किया है, इसकी वजह से मार्केट में डिक्लाइन आया हुआ है। ऐसा होगा नहीं कि एक महीने तक या फिर 15 से 20 दिनों तक जीबीपी कमज़ोर रहे। देखो कभी कभी बैंक ऑफ जापान भी इसमें इन्वॉल्व हो जाता है कि जब उसके करेंसीज की वैल्यू डिप्रिसिएट होने लगती है तो जो उनका इम्पोर्ट है वो बढ़ जाता है, जो इम्पोर्ट के जो प्राइसेस है ना वो बढ़ जाते हैं। तो इससे भी बैंक ऑफ जापान इसमें ईजिंग करता है। ईजिंग क्या होता है मैं आपको आने वाले लेक्चर्स में बताऊंगा कि ईजिंग क्या होती है। इस सारी चीज़ें कभी कभी बड़े इंस्टीट्यूशनल बैंक्स या फिर कॉमर्शियल बैंक्स या फिर ये सारी चीज़ें करते हैं। हेज फंड वगैरह नहीं करते ऐसा, बट ये जो जिनको इकोनॉमी चलानी होती है वो ऐसा करते हैं। तो अगर बैंक ऑफ जापान को लगा कि अभी और हमें प्राइसेस को मजबूत करना चाहिए तो वो फिर मार्केट से ना जेपीवाई को बाय करते हैं। तो अगर इस लेवल को भी मार्केट ने ब्रेक डाउन कर दिया विद हाई वॉल्यूम तो हम समझ जाएंगे कि अब इसमें बैंक ऑफ जापान भी शामिल हो गया है। अब वो ईजिंग कर रहा है, यानी कि मार्केट से बाज़ार से जेपीवाई को बाई कर रहा है। और जब जेपीवाई को बाई करेगा तो फिर जेपीवाई स्ट्रांग होगा और जीबीपी वीक होगा। तो ऐसे में भी एक लंबा समय यानी कि 15 दिन 20 दिन एक महीना भी मान सकते हैं कि मार्केट में डिक्लाइन हो सकता है। बट अभी हम इन दो लेवल्स को पे ज़्यादा गौर फरमाएंगे, या तो फिर इसको ब्रेक करें या फिर इसको ब्रेक करें। कल परसों तक का हम वेट करते हैं। अगर इन 2 दिनों में मार्केट ने ब्रेकडाउन या ब्रेकअप किया कर सकते हैं। फिलहाल अभी आप लोग इसमें ना तो बाई करें और ना ही सेल करें, बस आप देखें और एनालिसिस करें कि मार्केट क्या करने वाला है। तो अगर आपको इस फंडामेंटल एनालिसिस या फिर फॉरेक्स ट्रेडिंग, बीपीए ट्रेडिंग की का एक पूरा कोर्स चाहिए डिटेल में, जिसमें मैं आपको डिटेल में समझाऊं कि मार्केट वर्क कैसे करता है, तो कमेंट कीजिए। मैं एक कोर्स भी आपके लिए बना के लेके आऊँगा और उसमें एक स्टेप बाय स्टेप हम चीज़ों को समझेंगे कि क्या क्या मार्केट में होता है। तो कमेंट कीजिए अगर आपको डिटेल में समझना है तो उसके लिए बने रहिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।